70 लाख रुपए की महंगी वोल्वो कार और इतने ही रकम की सोना दिया गया दहेज के रूप में शादी के दौरान। और शादी की एक से एक जो तस्वीरें हैं जिसमें दुल्हा दुल्हन खुश नजर आ रहे हैं, जो पिता हैं जो दहेज दे रहे हैं वो भी बेहद खुश हैं। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद जो जिंदगी है वो कैसे करवट बदलती है और जो हंसता खेलता हुआ ये जो परिवार है, जो फोटोज हैं, उसकी पर्दे की पीछे की जो काली कहानी अब सामने आ रही है, जिसमें जो बिटिया है इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। और इस रुखसत होने के पीछे जो जिम्मेवार हैं, जितने ससुराल वाले हैं उतने ही जिम्मेदार उसके पेरेंट्स या कहें माता पिता हैं, जो बार बार उस बेटी से कुछ ऐसी चीजें बोल रहे थे कि बेटी तैयार हो जा रही थी अपने पति के साथ रहने के लिए। एक ऐसा पति जो सिर्फ और सिर्फ लालच का भूखा है और बार बार यह कहता था कि देखो मेरे पड़ोस में रहने वाले एक लड़की को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं, वो भी इसलिए ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। तुम्हारे पिता ने कितने रकम दिए हैं? जो पिता हैं बहुत मोटी रकम दी है और ऐसी रकम दी है कि सालों तक वो अपना बिजनेस कर सकता था। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर कि किस तरीके से जब दहेज के रूप में अपनी बेटी की खुशी के लिए पैसे दिए जाते हैं इस उम्मीद में कि बेटी हमेशा खुश रहेगी, या कहें खुशियों को खरीदा जाता है, खुशियों का दाम लगाया जाता है और उस दाम लगाने के बाद अपनी बेटी को भूल जाता है जो परिवार। उस परिवार के लिए भी ये सबक था कि जिस तरीके से बकायदा रोते हुए बेटी ने ऑडियो रिकॉर्ड कर कर अपने घर वालों को भेजा। सुनाएंगे उस ऑडियो को और बताएंगे कि किस तरीके से हमारे देश में जो बेटियां हैं जो शादी होकर जा रही हैं एक दूसरे के घरों में, और उनका काम था कि एक दूसरे घर को संवारना सजाना और यहां तक कि एक परिवार को लेकर आगे जाना। लेकिन बिटिया थक जाती है, हार मान लेती है और कहती है कि मुझसे अब नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? उस परिवार में ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई हैं जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि 70 लाख की जो वॉल्वो कार जो फैमिली दे रही है, जो 70 लाख या 80 लाख रुपए का जो सोना दे रही है, क्या उस परिवार ने अपनी बेटी का दर्द नहीं समझा? क्या है पर्दे के पीछे की कहानी और क्यों हम कह रहे हैं कि जो दुल्हन की मौत के पीछे ससुराल वाले जितने जिम्मेदार हैं उतने खुद उसके माता पिता भी जिम्मेदार है? पर्दे के पीछे की कहानी जानेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से ये जो पूरी वारदात है ये सामने आई है तमिलनाडु के तिरुपुर इलाके से, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये एक फैमिली फंक्शन की तस्वीरें हैं और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि शादी ब्याह का माहौल है। इन तस्वीरों में दिखने वाली ये जो लड़की है ये रिधन्या है, उम्र है 27 साल। इसके साथ जो लड़का है उसका नाम कविन कुमार है, उम्र है 28 साल। दोनों की शादी हो रही है। तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अगर मैं तारीख की बात करूं तो तारीख है 11 अप्रैल। दरअसल 11 अप्रैल को कपड़ा व्यवसायी अन्ना दुरई, जो काफ़ी करोड़पति घर के शख्स हैं, काफ़ी अमीर हैं उस इलाके में, वो अपनी बेटी की शादी कविन के साथ करवाते हैं। इससे पहले ये परिवार से मिले थे, बातचीत हुई थी, दहेज को लेकर बातचीत हुई थी। सारी चीज़ें सेट हो जाने के बाद, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बन जाने के बाद तब ये अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी शादी के अंदर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस शादी को भव्य बनाने के लिए एक पिता ने 2.5 करोड़ रुपए लगाए और अपनी बेटी की शादी को यादगार बनाया। साथ ही साथ इस पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए जो लड़का था, जो दूल्हे का परिवार है, जो ससुराल है, उनको दहेज में बहुत सारी चीज़ें दी। क्या क्या दी हैं वो एक एक करके बताती हूँ। जैसे दीपक ने बताया, 70 लाख रुपए की वॉल्वो कार दी गई। इसके अलावा 100 सोने के सिक्के दिए गए, यानी कि जो बाराती आए थे उनको 100 सोने के सिक्के रिटर्न गिफ्ट में दिए गए। और तो और जो पिता थे उन्होंने वादा किया था कि वो 200 सोने के सिक्के और देंगे, लेकिन शादी के बाद। इसके अलावा 800 ग्राम सोना, यानी कि करीब करीब आप देख लीजिए करोड़ों का सामान ही दे दिया गया है। तो 800 ग्राम सोना भी, उसके जेवरात और लड़के के अंगूठी, चेन, ये सब चीज़ें मिलाकर लड़के को दी गई, ससुराल को दी गई, बकायदा दहेज के नाम पर। शादी भव्य होती है, लड़का भी खुश दिखता है, ससुराल वाले भी खुश होते हैं। और इसके बाद जो बिटिया है, जो रिधन्या है, वो अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद कुछ दिन तो चीज़ें ठीक रहती है, लेकिन करीब करीब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही जो परिवार है वो बाकी के 200 जो सिक्के बच गए थे सोने के, उनको पाने के लिए दबाव बनाता है। वो लगातार रिधन्या को बोलते हैं कि तुम्हारे पिता ने कहा था शादी के बाद वो हमें 200 सिक्के और देंगे सोने के, वो अब तक क्यों नहीं आए।
रिधन्या इस पर बोलती है, पिताजी भूल गए होंगे, मैं बात कर लेती हूँ, दे देंगे को, अभी उनका बिजनेस भी थोड़ा मंदा चल रहा है, चीज़ें सही हो जाएंगी तो तुम्हें मिल जाएंगे। और इसके बाद जो लड़का पक्ष यानी जो ससुराल है वो लगातार अपनी बहू पर दबाव बनाता गया, उसे मानसिक रूप पर एक तरीके से टॉर्चर करता रहा, उसे फिजिकली असॉल्ट करता रहा और यहाँ तक कि मारपीट जैसी चीज़ें भी करता रहा। अब ये जो लड़की है बार बार अपने परिवार से भी कहती है, लेकिन जो पिता है वो साफ तौर पे कहते हैं, बेटी एडजस्ट कर लो। लड़की बार बार कहती है कि पापा मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, आपने इतने पैसे दे दिए, उसके अलावा भी ये लोग मुझे ठीक से नहीं रख रहे। लेकिन फिर उस लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे लगता है कि अब उसे इस ज़िंदगी को छोड़ देना चाहिए। और फिर अपने पिता को ये लड़की 7 व्हाट्सएप मैसेज यानी कि ऑडियो मैसेज भेजती है 7, और इसके बाद अपने घर पे यानी ससुराल में कहती है कि वो मंदिर जा रही है, और मंदिर जाने का बहाना करके 29 जून यानी कि रविवार के दिन मंदिर के लिए निकलती है एक अपनी गाड़ी से जो इसके ससुराल में थी। मंदिर के रास्ते पर पहुंचती है और वहां पर अपनी गाड़ी रोककर ये कुछ ऐसा खाती है जिससे तुरंत ही इसकी मौत हो जाती है। इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। अब होता ये है कि जो गाड़ी थी वो कई देर से करीब 1 घंटा 2 घंटा बीत जाते हैं और वहीं पर खड़ी हुई थी। आसपास लोग देख रहे थे कि गाड़ी की कोई मूवमेंट ही नहीं, कई देर से यहाँ खड़ी है। करीब जब 3-4 घंटे बीत गए तो वहाँ के लोगों ने जब देखा कि एक लावारिस गाड़ी खड़ी हुई है, अंदर झाँक कर देखा तो एक लड़की पड़ी थी। फ़ौरन पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आती है, गाड़ी को खुलवाया जाता है और देखा जाता है लड़की के मुंह से झाग निकल रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि लड़की अब जिंदा नहीं है। और तब पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि इस लड़की का नाम रिधन्या है, जो एक कारोबारी की बेटी है, और साथ ही साथ कविन जो है वो इसके हस्बैंड है। अब जैसे यह खबर परिवार वालों को पता लगती है, ससुराल के साथ साथ माँ बाप को पता लगती है, उनका कलेजा छलनी हो जाता है, वो रोने बिलखने लगते हैं और वो आकर सीधे तौर पे कहते हैं कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मार दिया, उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया था। और इसके बाद जो पुलिस है वो ससुराल से जो उनकी सास हैं और साथ ही साथ जो पति कविन है उन्हें अरेस्ट भी कर लेती है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा ऑडियो सुनाती हूँ, आप एक बार उसे सुनने की कोशिश करिए। புரிஞ்சிருச்சு. உங்களால வாயிட்டு சொல்லவும் முடியல, அதே சமயம் என்ன இப்படி பார்க்கவும் முடியல. என்னால நீங்க படுற வேதனை எனக்கு புரியுது. तो सुना आपने, ये वो ऑडियो है जिसके अंदर आपको कुछ खास समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि जो रिधन्या है वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और इस कदर पीड़ित है कि अब उसकी जो भाषा है आप उसे छोड़िए, उसके एहसास आप तक पहुंच रहे होंगे। आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त वो क्या फील कर रही होगी, क्या उसके दिल में या क्या उसके जहन में चल रहा होगा जिसकी वजह से वो इस कदर रोती है और फिर जो है मौत को गले लगा लेती है। लेकिन जो ऑडियो में जो रिधन्या कहना चाह रही है, जो उसने अपने पिता को भेजा था, वो मैं आपको बताती हूँ वो अपने जो इस ऑडियो है उसमें साफ तौर पे क्या कहती है। रिधन्या इस ऑडियो में कह रही है अपने पिता से कि कविन और उसके माता पिता ने मुझे शादी के लिए फंसाने की साजिश रची थी। मैं उनकी रोजाना की मानसिक प्रताड़ना सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इस बारे में किससे बात करूँ। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूँ। उनका कहना है कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है। गौर करिए, ये लड़की यहाँ पर अपने पिता की ओर इशारा कर रही है। ये कहती है कुछ लोग चाहते हैं कि मैं समझौता कर लूँ। उनका कहना है कि ज़िंदगी ऐसी ही होती है। वो मेरे दर्द को नहीं समझ पाते। शायद आपको भी लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये लड़की अपने पिता को जो ऑडियो मैसेज भेज रही है उसमें बोल रही है कि पापा हो सकता है आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई नाटक कर रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं चुप क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी भर आप पर बोझ बनना नहीं चाहती। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे ये ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। आगे इसके आगे भी वो जो बाकी के ऑडियो मैसेज भेजती है उसमें कहती है कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं वो लोग, यानी कविन मुझे शारीरिक रूप से यातना दे रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी जारी नहीं रख सकती। आप और माँ मेरी दुनिया है। मेरी आखिरी सांस तक आप मेरी उम्मीद रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत दुख दिया है। आप इसे खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, फिर भी आप मुझे इस हाल में नहीं देख सकते। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। मुझे माफ़ कर देना पापा, सॉरी। ये बातें वो कहती है, अपने पिता को ऑडियो में भेजती है क्योंकि उसे इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक रूप से पागल किया जा रहा था। और तब उस लड़की को लगता है कि कोई उसका भरोसा नहीं करेगा, यहाँ तक कि जब उसके पिता भी उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो उसे ये सारी चीज़ें समझ में आए और फिर उसने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन
अब आप आगे समझिए कि हमने जैसा आपको पहले कहा था कि ससुराल वालों को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन किस हद तक जो लड़की के परिवार वाले हैं या ऐसे जितने भी केसेस होते हैं उसमें लड़कियों के परिवार वाले क्या गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ता है। देखिए, जो आपने कहानी अभी ऑडियो की जो भाषा किसी की मोहताज नहीं होती है, समझने के लिए आप दर्द उसमें समझ सकते हैं। आप चाहें तो उस यूट्यूब वीडियो में पीछे जाकर उस ऑडियो को दोबारा सुनेंगे। जो दर्द था, जो आंसू बह रहे थे, जो चीज़ें हैं वो बयान नहीं की जा सकती हैं। हमने कोशिश की कि जो भाषा थी हिंदी में आपको समझा सके, और जो वनिता ने उसको ट्रांसक्राइब करके आपके लिए हिंदी में वो सारी चीज़ें बताई हैं कि बेटी अपने घर वालों से क्या क्या बातें कर रही है। दरअसल ऐसे 7 जो व्हाट्सएप ऑडियो भेजे गए थे, और इसके बाद ही जो दुल्हन है वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन ऐसा हमने क्यों कहा कि देखिए, जितना ससुराल वाले जिम्मेदार हैं उतने खुद परिवार वाले या कहें माता पिता भी जिम्मेदार हैं। मैं आपको कुछ भी आगे बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा महज 10 से 15 सेकंड की जो उनकी बाइट है, आप पूरी भाषा तो नहीं समझ सकते, मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला है। जो उनकी भाषा है मैं हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊंगा, लेकिन एक पिता का दर्द समझिए जब वो ऑन कैमरा अपनी बेटी का दर्द बता रहे थे। அங்க போக வேண்டாம், இங்கே இரு, என்னவா இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா என்னென்னமோ கொடுமை நடந்திருக்குதுங்க. எல்லாம் வாய்ஸ் ரெக்கார்டா போட்டு உள்ள உசுரம் வச்சுட்டேன். என்ன சொல்றது தெரியல. அத்தனை அட்டுவளையும் பண்ணிக்கிறாங்க. என் பிள்ளைக்கு நடந்த மாதிரி நீ யாருக்கு இந்த மாதிரி வருத்தம் நடந்துடக்கூடாது. तो सुना आपने, पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और आंखों में जो आंसू है, जो सैलाब है, वो सैलाब इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस बेटी को बचपन से लेके बड़ा किया और बड़ा करने के बाद कन्यादान कर कर अपनी बेटी को किसी और घर में भेजा, उसके साथ साथ एक मोटी रकम दी ताकि बेटी हमेशा हमेशा खुश रहे दूसरे घर में। उस घर से जब ऐसी खबर सामने आई तो खुद पिता के पैरों तले जमीन खिसक कर जाती है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड जो चीजें बताते हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब ऐसी चीजें आपके आस पड़ोस में भी हो तो आप पुरानी धारणा में ना जाएं कि देखो वही आपका घर है, वहीं आपको पूरी जिंदगी रहना है, क्योंकि आप एक जू में नहीं रह रहे हैं जहां पे जानवरों को सालों सालों तक वहीं पर छोड़ दिया जाता है ताकि वहीं पर वो जिए, वहीं पर वो मरे। ऐसा नहीं हो सकता है, दुनिया बदल चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जब वो बेटी वापस अपने पिता से आकर क्या क्या चीजें कहती है, मैं आपको हूबहू मैं बताने की कोशिश करता हूं। शादी के महज 2 हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद वो वापस अपने घर पर आ जाती है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद पिता कह रहे हैं। उसने पूछा अपनी बेटी से कि बेटी तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। उसने चीखते हुए चिल्लाते हुए कहा कि पापा मैं फिजिकली और मेंटली टॉर्चर हो चुकी हूँ, ताने मारे जाते हैं मुझे उस घर के अंदर। बार बार कहा जाता है कि तुम्हारे पिता ने दहेज कम दिया है, इतने पैसों में क्या होगा। दहेज कितना कम दिया गया, 70 लाख की वॉल्वो कार दे दी गई। अगर उस लड़के से कहा जाता कि अपनी पूरी जिंदगी कमा कर तुम उसे 80 कार खरीद लो तो हाथ पैर फूल जाते। और इतने ही रकम के 70 से 80 लाख के रुपए, जो 800 ग्राम की जो सोना है आजकल 1 करोड़ रुपए है 1 किलो सोने के दाम, तो उतना ज्यादा सोना भी दिया गया, फिर कुछ पैसे भी दिए गए, बारातियों को भी सिक्के बांटे गए। लेकिन ये जो लालच है, जो भूख है, खत्म नहीं हो रही है। और उस खत्म नहीं होने की वजह से वो जो शैतान है, जो घर में बेटी आई है, नई दुल्हन आई है, उसे नोचना चाहते हैं। उसके दिमाग में बार बार उसे टॉर्चर कर रहे हैं, कोस रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारा परिवार, तो तुम्हारे परिवार ने हमारे लिए क्या ही क्या है। जब इस दर्द के साथ बेटी अपने पिता को सारा दर्द बताती है कि फिजिकली भी मेरे साथ असॉल्ट होता है उस घर के अंदर, ये चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं है। पापा आपने मुझे कितने नाजों से पाला है, लेकिन ससुराल में मेरे साथ बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। पिता कहते हैं कि जब उन्होंने सारा दुख दर्द समझा बेटी का, उन्हें लगा कि यार ये चीजें गलत हो रही हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि देखो बेटी, ये सब चीजें आम बात हैं, होता रहता है, एडजस्ट करना सीखो। बेटी को लगा कि मेरे साथ इतना कुछ दर्द हो रहा है, मेरी चीज़ें गलत नहीं हो रही हैं, मैं एक दूसरे घर में गई हूँ, और जब मैं अपने घर में वापस आकर अपने पिता को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, माँ को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो एक शब्द से उस पूरे वाक्य को बंद कर दिया जाता है। उस पूरे दर्द पर ढक्कन लगाने की कोशिश होती है कि उस दर्द को और बाहर मत आने दो। कहा जाता है उस ढक्कन के माध्यम से बंद करते हुए कि एडजस्ट करो। इसके बाद
बेटी फिर भी कहती कि पापा आपने कहा एडजस्ट कर लो, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगी पापा, आप एक बार मेरी सासू माँ से फ़ोन पर बात कर लो, मुझे बहुत तंग करते हैं। बेटी इस दर्द को कितना दबाए, कितना छिपाए। इसके बाद पिता अपनी बेटी के लिए ही अपने ससुराल में सासू माँ को फ़ोन करते हैं। सासू माँ वहाँ से भागे भागे आती कि अरे मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि अगली बार से आपकी बिटिया के साथ कोई भी चीज़ें गलत नहीं होगी, कोई भी अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, कोई भी फिजिकली मेंटली टॉर्चर नहीं होगा। ये चीज़ें तो आम बात है शादीशुदा ज़िंदगी में और चलती रहती हैं। इसके बाद वो वापस अपने ससुराल चली जाती है। फिर 20 दिन, मतलब सोचिए महीने भर में 2 बार वो वापस आ चुकी है। 20 दिन के लिए जाती है, फिर वापस अपने घर पर आती है और फिर से कहती है अपने पापा से, पापा मुझे फिर से फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और इस बार तो सारी हदें पार हो गई हैं। क्योंकि जो ससुराल में जो चीज़ें हो रही थी जो उसके साथ, वो जब अपने पिता को खुलकर बता भी नहीं पा रही थी वो कौन कौन सी चीज़ें हो रही थी, सिर्फ वो रो रही थी और अपने दर्द को नहीं समझा पा रही थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप जो माता पिता होते हैं एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होने चाहिए, लेकिन वो अपने पिता को सिर्फ यही बता पा रही थी कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है पापा, मुझे फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है पापा। और पिता को भी दिख रहा था, पिता को दिख रहा था कि वो रो रही है, बहुत जोर जोर से धारे मार के रो रही है। लेकिन पिता इस बार समझ चुके थे कि जो पिछली बार जब बेटी आई थी 15 दिन की शादी के बाद, तो इस बार जो आई है वो थोड़ी सी उसकी हाव भाव में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो खुलकर नहीं बता पा रही कि उसके साथ चीज़ें वहाँ पे क्या हो रही है। इसके बाद उन्होंने फिर से कहा बेटी एडजस्ट करो। बेटी के जो दर्द था उसे फिर से ढक्कन लगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बेटी ने इस बार कहा कि पापा वो मुझे घर के अंदर कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और इसलिए मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि कहीं ना कहीं वो बार बार उनसे कह रहे थे कि अपने पिता से कहो 4.5 किलो सोना और लेके आओ, क्योंकि पड़ोस में या दोस्त की जब शादी हुई थी वहाँ पर फैमिली ने 100 करोड़ रुपए दिए थे ताकि एक बिजनेस शुरू कर सकें। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, इसके बाद पिता की एक ही राग कि बेटा एडजस्ट करो, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें समझना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें आम बात नहीं है। शादीशुदा ज़िंदगी में जब तक एडजस्ट नहीं करोगे, तुम थोड़ा सा एडजस्ट करो, वो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। लेकिन इसके बाद भी जब बेटी रो रही थी, अपने दर्द, ससुराल जाना ही नहीं चाहती थी। सोचिए उस बेटी के साथ, उस दुल्हन के साथ जिसके दिल में उमंग होती है कि मुझे एक नए घर में जाना है, मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है, वो बेटी या वो दुल्हन उस घर की दहलीज पर कदम रखने से कपकपाने लगे। तो एक पिता को लगा कि ठीक है, बेटी को मैं ये कह देता हूँ कि फिलहाल के लिए वो अपने घर में ही रहे, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी जब बेटी वापस जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ज़िंदगी मायके में कब तक जीना पड़ेगा, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद परिवार की भी रजामंदी थी। परिवार को लगा कि ठीक है, जब बेटी जाना चाह रही है, कुछ दिनों की बात थी, थोड़ा सा सेटलमेंट, गुस्सा कम हो जाएगा, चले जाएंगे। इसके बाद जब तीसरी बार बेटी नहीं आती है, तीसरी बार सीधे खबर आती है और व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज आता है पिता के पास, जो वर्णिता ने आपको सुनाया, जहाँ पर बेटी रो रही है, अपने पिता को दर्द बता रही है और पिता भी जान रहे हैं कि जो दर्द है वो दर्द क्या है, जो उसे दबाने की कोशिश की गई, बार बार उस पर नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई और कहा गया कि तो छोटी मोटी बात है, एडजस्ट करना सीखो। और इस एडजस्ट करने के चक्कर में उस लड़की ने इस दुनिया को छोड़कर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की कि शायद अगर वो इस दुनिया में ना रहे तब दोनों परिवार आराम से एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो एडजस्ट जो शब्द है वो इसलिए डरावना है, इसलिए रोंगटे खड़े करता है। तमाम माता पिता जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि पैसों के बदौलत अगर आप खुशी खरीदना चाहें 70 लाख रुपए देने के बावजूद, और तब भी बेटी कहे कि मुझे घर पर टॉर्चर किया जाए, पहली बार अगर टॉर्चर किया जा रहा है, पहली चिंगारी को अगर आप बुझा नहीं पा रहे हैं, उस पहली चिंगारी के साथ तमाचा मारकर उस लड़के को उस घर से निकल जाना चाहिए। ताकि वैसे परिवार में सोचिए कि अगर आपकी बेटी जा रही है, वो परिवार नहीं है, शैतानों का घर है जिसने सिर्फ और सिर्फ उस बेटी को खाने का काम किया है। अभी जो चीजें हैं
भले ही साउथ इंडिया से आई हैं, तमिलनाडु से आई हैं, लेकिन ये जो कहानी है, जब हम इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता लगा कि ये कहानी सिर्फ एक स्टेट तक या एक राज्य के जिले तक सीमित नहीं है। दरअसल भारत में 2022 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक डाटा के मुताबिक हर साल हर रोज, मैं हर रोज की बात कर रहा हूं, लगभग 37 महिलाएं डॉरी या कहें दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाती हैं पुलिस थाने में। आपको लग रहा होगा 37 मामला कितना ही मामला है। अगर मैं आबादी के हिसाब से बताऊं पूरे साल में, तो लगभग 13479, लगभग 13,500 डॉरी या दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं। प्रतिदिन का हिसाब लगाएंगे तो 37 मामले होते हैं। 37 बेटियां जो अपने ससुराल वालों से परेशान होकर ये मामला दर्ज करवाती हैं। ऐसे कई मामले होंगे, जो 13,500 है, 5-6 गुना इंटू कर लीजिए, इससे पता लगेगा आपको कि कई ऐसे मामले होते हैं जो बाहर आते ही नहीं, ना पुलिस तक जाते ही नहीं है, क्योंकि समाज का जो शर्म लिहाज है उस पर ढक्कन लगाने का अच्छे तरीके से काम करता है। और ये जो समाज है जो ढक्कन लगाने का जो काम करता है, उसकी वजह से मौतें कितनी हुई हैं? मौतें हुई हैं लगभग एक साल के अंदर 6,500 मौतें हुई हैं। मौतें किसी लड़के की नहीं हुई हैं, मौत हुई है उस दुल्हन की, उस बेटी की, जो इस उम्मीद में गई थी कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगी, एक दूसरे परिवार को अच्छे तरीके से संवारूंगी, सजाऊंगी। एक उम्मीद लेके जाती है, उस उम्मीद के दिए को बुझाने का काम करता है दहेज जैसे उत्पीड़न वाले ये मामले, जहां पर एक जिस तरीके से मामला आया, बेटी बार बार पिता को कह रही है पिता एडजस्ट, समाज एडजस्ट, और इस एडजस्ट की वजह से ही ये मौतों का जो आंकड़ा है, ये तो ऐसे आंकड़े हैं जो सामने आए हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड पर। ऐसे तमाम मामले होंगे जो नहीं आते होंगे। और इन सब में सबसे ज्यादा मामला कहां से आया था? सबसे ज्यादा मामला आया था उत्तर प्रदेश से, जहां पर 2000 ऐसे मामले, दहेज उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए थे। अब यहां पर जब हम इस केस पर बहुत ज्यादा आगे स्टडी कर रहे थे तो हमें पता लगा कि लगभग 51 FIR दर्ज होते हैं हर घंटे। अब ये कहीं ना कहीं 2021 और 22 का ये जो डाटा है, क्योंकि अभी जो 2023 की बात का डाटा है अभी इसको ऑनलाइन आई नहीं है, जब भी आएंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं डराती हैं, और डराती इसलिए हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जब 51 हर घंटे मामला दर्ज हो रहा है, कोई बेटी जाकर थाने में पहुंच रही है, आपको लगता होगा कि थानों के बाहर जो महिलाएं खड़ी रहती हैं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो दहेज उत्पीड़न का जो मामला है वो बेहद ही संवेदनशील मामला है, जहां पर सरकार को, पुलिस को तुरंत एक्शन लेते हुए ऐसा मिसाल बनाना चाहिए, ताकि जो लोग दहेज मांगते हैं, देखिए स्वेच्छा से आप दे रहे हैं एक अलग चीज होती है, लेकिन जो लालच है वो लालच कहीं ना कहीं ले डूबती है। उस लालच में जिस तरीके से परिवार की गलती की वजह से यहां पर एक लड़की की जान चली जाती है। और मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग बता देता हूं। दरअसल उस हेयरिंग में बकायदा ये कहा गया था कि देखिए, जब भी कोई अपनी जान लेने की कोशिश करता है, तब उसके आसपास जो लोग मौजूद होते हैं, जब तक मौजूद ना हो तब तक इसे वो केस ना माना जाए कि उसी की वजह से उसने ऐसी कोशिश की है। क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस हम वो शब्द नहीं बोलना चाह रहे हैं जो शब्द आपके दिमाग, आपके जहन में आ चुका है। जब कोई अपनी जान लेने की कोशिश करता है, अगर आसपास कोई मौजूद हो जो उसे बार बार प्रेशर बना रहा है जान लेने के लिए, तभी उसको आरोपी बनाया जाएगा। अब ऐसे में कहा जाएगा कि जिस तरीके से कार के अंदर जो दुल्हन है, इसने अपने साथ जो चीजें गलत की हैं, इसमें किसे सजा होगी? देखिए, सजा तो तुरंत किसी को नहीं होगी, लेकिन हाँ, सिर्फ दहेज उत्पीड़न का मामला तो दर्ज होगा, क्योंकि व्हाट्सएप जो ऑडियो रिकॉर्ड है उसमें तमाम चीजें सामने आ गई हैं। लेकिन मेंटली हैरासमेंट का मामला, क्योंकि एक ऐसा हत्या का मामला है जिसे सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को शारीरिक रूप पे नहीं बल्कि दिमागी रूप में भी तोड़ कर रख दिया है, और इस तोड़ने के बावजूद भी उन परिवार पर, उन लड़कों पर हत्या का मुकदमा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हत्या के मुकदमा के लिए तो खुद जो कोर्ट की गाइडलाइन है कि वहां पर मौजूद होना चाहिए। तो क्या ऐसे स्पेशल मामलों में जहां पर लड़की इतने लगभग 40-45 दिनों से वो तंग आ चुकी थी उस जिंदगी से, और बार बार उसे कहा जा रहा था कि अपने पिता को बोलो, और वो जानती थी कि पिता ने अपनी शादी के लिए अपनी सीमा से बाहर जाकर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, अब वो किस मुंह से अपने पिता से पैसे मांगेगी? और क्या पता
अगर बात में अपने पिता को जाके कह भी देते कि पापा वो इतने पैसे मांग रहे, पिता पैसे दे देते थे, तो ये लालच का जो कुआं है ना, वो कुएं में आप जितना पैसा डालोगे वो जमीन दोजी होती जाएगी, कभी भरेगी नहीं। और ये जो खाली पेट है दहेज का, ये इसे जितना खिलाओ उतना कम ही पड़ता है। तो ऐसे में समाज को चाहिए और उस धारणा से भी निकलना पड़ेगा, जो माता पिता अपनी बेटियों को वैसे घर में भेजते हैं जहां पर बेटी रोती हो और बताती हो कि मेरे साथ टॉर्चर हो रहा है, लेकिन बार बार जो एडजस्टमेंट का शब्द है, मैं जानता हूं माता पिता भी सारी चीजें क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बेटी उस घर से वापस आ जाएगी तो समाज क्या कहेगा, समाज को लगेगा कि बेटी में ही कोई कमी थी। अगर आप समाज को देख के चलेंगे तो अपनी बेटी से जिस तरीके से इस परिवार ने हाथ धोया, ऐसे तमाम केसेस आते रहेंगे। और ऐसे में आपको चाहिए कि जो आपका परिवार है, पहले आप परिवार को देखेंगे कि समाज को देखेंगे? पहले अपने खून को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, और उन बच्चों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेवारी है। कन्यादान के बाद अपने बच्चों को भूल जाएं, क्योंकि वो आपको लगेगा वो दूसरे की अमानत है, हमने तो पैदा किया, उसे बड़ा किया और शादी करके छोड़ दिया। तो ऐसी धारणा मन से निकालें, क्योंकि वो भी उसका घर है। और इसलिए हमें लगा कि ये सारी खबर आप तक पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि जो चीजें चल रही हैं वो चीजें सही नहीं है और इसे सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि अगर ऐसी जो तमाम खबरें हैं उन तक आप तक पहुंचाते रहें। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।